Look at the board. Now it is the format of accounting equation. ठीक है, इसमें मैंने यहाँ पे आपको जो फॉर्मेट बनाया हुआ है मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. जब आप कॉपी में बनाएंगे एक जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आप अकाउंटिंग इक्वेशन का, तो आप इस फॉर्मेट को इस तरीके से बनाना होता है. और हाउ द इक्वेशन विल मूव, मैं आपको एक एक ट्रांजेक्शन लेके उसको समझाते जाऊंगा. तो पहला जो हमारा पार्ट है वो है ट्रांजेक्शंस. जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगे, जिस तरह का भी ट्रांजेक्शन है वो आपको यहाँ पे नोट करना है. उसके बाद एक पार्ट आपको रखना है असेट का. इट शुड बी लिटिल बिट वाइडर देन दिस साइड बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ लायबिलिटीज आर लेस एज कंपेयर टू नंबर ऑफ असेट. तो असेट में वैरायटीज ज्यादा होती है, नंबर ऑफ असेट्स ज्यादा होती है, इसलिए आप उसको थोड़ा बड़ा रखेंगे. और जो लायबिलिटी का पार्ट है आपका, उसको आप थोड़ा छोटा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इस तरीके से आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है, असेट्स एंड लायबिलिटीज. यहाँ पे असेट मैंने हेडिंग में लिखा है, लायबिलिटी हेडिंग में लिखा है. फिर इसके नीचे कुछ स्पेस मैंने खाली रखा हुआ है, जिसमें आप जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स करते जाएंगे तो उसमें इन्वॉल्व होने वाली जितनी भी असेट्स और लायबिलिटीज आएंगी उनके नाम हम यहाँ पर ऐड करते चले जाएंगे. और उसके नीचे फिर कैसे उस पर इंक्रीज हो रहा है या कैसे कोई सी चीज डिक्रीज हो रही है, उसमें उतना हम प्लस या माइनस करते चले जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहला जो मैंने ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त यही ट्रांजेक्शन होगा, इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है. हाँ, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीजें भी हो सकती हैं, जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. ठीक है, क्योंकि जब भी बिजनेस को स्टार्ट किया जाएगा तो बिजनेसमैन को कुछ ना कुछ पैसा अपनी जेब से बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, या फिर बिजनेस स्टार्टेड लिखा रहता है. इस तरीके से आपको ट्रांजेक्शन दिया जा सकता है. ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन का मतलब हुआ कि बिजनेसमैन ने बिजनेस को स्टार्ट किया. स्टार्ट करने के लिए उसने सर्टेन अमाउंट बिजनेस में पुट किया टू स्टार्ट द बिजनेस, क्योंकि जब तक आप पैसा नहीं डालेंगे कि आगे की कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो सकती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मनी इज पुट बाय द बिजनेसमैन इन हिज बिजनेस. ठीक है, अब ये इक्वेशन जो मैंने इससे पहले भी आपको समझा चुका हूं कि बिजनेसमैन जब बिजनेस में पैसा डालता है तो जैसे ही उसने पैसा डाला, हम बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं. नाउ वी हैव टू सी फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द बिजनेसमैन्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं दैट इज डन फॉर द बिजनेस एंड नॉट फॉर द बिजनेसमैन. राइट, तो जैसे ही बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसा दिया, ठीक है, वो अलग हो गया. अब आप देखें बिजनेस की पोजीशन क्या है. द मनी इज हेल्ड बाय द बिजनेस, जो कि बिजनेस के लिए क्या होगी, असेट होगी. और उस असेट का नाम क्या होगा, कैश. तो हम यहां पे असेट के कॉलम में लिखेंगे कैश. ठीक है, ऑन द अदर हैंड ये जो कैश है, क्या ये बिजनेस को बिलोंग करती है? यस, अभी ये बिजनेस को बिलोंग करती है, बट फाइनली it is given by the businessman, which is the liability of the business to return it to the businessman in future. क्योंकि कभी भी जो भी बंदा बिजनेस में पैसा लगाता है वो अपने पैसे को कभी न कभी बिजनेस से क्या करेगा, वापस लेगा. तो इसका मतलब ये है कि it has to be kept safe by the business for the businessman. राइट, तो यहां पर ये कैपिटल के नाम से बिजनेस की क्या बन जाता है, लायबिलिटी बन जाता है. तो हम यहां पे लायबिलिटीज में एक कॉलम में लिखेंगे कैपिटल. राइट, अब जो पहला ट्रांजेक्शन है वो बिजनेस की इन दो चीजों को अफेक्ट कर रहा है. वन साइड इट इज अफेक्टिंग द कैश बिकॉज ऑफ, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन के पहले बिजनेस नाम की ही कोई चीज नहीं थी. ठीक है, अब जब बिजनेस नाम की कोई चीज नहीं थी तो ऑब्वियसली बिजनेस में कोई चीज होगी भी नहीं. जैसे ही बिजनेसमैन ने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा पुट किया तो बिजनेस के पास पहले कुछ नहीं था, अब कुछ है. व्हाट इज दैट, कैश. तो जितना कैश है वो हम कैश में यहां पर प्लस करेंगे. मैंने यहां अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, कोई भी अमाउंट जो आपके क्वेश्चन में है वो आप यहां पर ऐड कर लेंगे. सपोज करें दिस इज 1 लाख रुपीज, तो यहां पर आपका 1 लाख रुपीज, यहां पे आपने इसको कैश के कॉलम में ऐड कर दिया. ठीक है, अब ऑन द अदर हैंड दिस अमाउंट इज गिवन बाय द बिजनेसमैन, जिसको हम बोलते हैं कि उसने कैपिटल लगाया है, जो हमें ऐसा का ऐसा 1 लाख रुपया जब भी वो मांगेगा हमें वापस करना पड़ेगा. तो यहां पर कैपिटल की वैल्यू कितनी होगी, 1 लाख रुपया. अब आप चेक करेंगे कि आपकी एसेट और लायबिलिटीज क्या है, दोनों
बराबर हैं। जितनी मेरी असेट है उतनी ही मेरी लायबिलिटी है। ये कैपिटल में प्लस हुआ। इसके बाद आप चाहें पहली इक्वेशन में आपको कुछ नहीं करना है, खाली यहां दोनों तरफ प्लस कर देना है। अब इसके बाद अगला जो ट्रांजेक्शन है वो मैं आपको बता रहा हूं। ओपन बैंक अकाउंट, डिपॉजिट 50,000, 50 नहीं, आप इसको 70 करना है, ठीक है। नाउ द गवर्नमेंट सेज आपको बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन करने हैं, मोदी जी कहते हैं कि आप बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन करें दैट शुड बी डन थ्रू द बैंक, क्योंकि बैंक के जितने भी ट्रांजेक्शन्स आएंगे वो सब बैंक अकाउंट आपके जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके किससे जुड़े हुए हैं, आधार से लिंक्ड हैं। मतलब ये कि जैसे ही आप बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं, आपका ट्रांजेक्शन बैंक में जैसे ही होता है तो वो आधार से लिंक होने के कारण गवर्नमेंट के पास उसकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। इससे आपका जो ब्लैक मनी है वो जनरेट नहीं होगा। 2 नंबर के जो ट्रांजेक्शन है जिसमें टैक्स चोरी होती है वो सारे रुकेंगे, ठीक है। तो सरकार कहती है कि जो भी ट्रांजेक्शन करें आप बैंक के थ्रू करें, और बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन करने के लिए आपका बैंक में अकाउंट होना जरूरी होता है, ठीक है। तो यहां पर भी हम वही कर रहे हैं कि चूंकि ये मेरे पास 1 लाख रुपया था जो मैंने बिजनेस में दे दिया, अब मुझे बिजनेस के नाम से एक अकाउंट ओपन करना है बैंक में, ताकि मैं आगे के जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो बैंक के थ्रू कर सकूं। तो जब मैंने यहां पे ट्रांजेक्शन देखा है ओपन बैंक अकाउंट, डिपॉजिट 70,000, हमने बैंक अकाउंट खोला। अब बैंक अकाउंट खोलने के लिए टू ओपन बैंक अकाउंट यू हैव टू डिपॉजिट सम अमाउंट इन द बैंक, और वो बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ता है, तभी आप बैंक के साथ में ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। खाली अकाउंट खोलने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यहां पे मैंने 70,000 रुपीज बैंक में जमा किया। अब इसको हम कैसे एनालाइज करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। कि जब मैंने बैंक में पैसा जमा किया तो जो मेरे पास कैश था उसी में से मैंने जमा किया होगा। जब मैं कैश में से जमा करूंगा तो मेरा कैश क्या हो जाएगा, उतना कैश कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पहला इफेक्ट जो आएगा वो कैश में से माइनस होंगे 70,000, ओके। अब इसके बाद मैंने आपको जो असेट की लिस्ट दी थी उसमें एक लिस्ट में सेकंड नाम था कैश एट बैंक, मींस वट एवर योर बैलेंस इज इन बैंक दैट इज ऑल्सो योर असेट। तो इसका मतलब ये कि जो 70,000 रुपया आपने कैश में से निकाल के बैंक में डाला, अल्टीमेटली वो भी क्या है, आपकी असेट है, लेकिन उसका नाम चेंज होके अब कैश इन हैंड की जगह क्या हो जाएगा, कैश एट बैंक हो जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो योर असेट। तो आपकी एक नई असेट जिसका नाम होगा क्या, बैंक, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और जितना रुपया आपका यहां से कम हुआ था उतना ही रुपया बैंक में जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 70,000, ठीक है। अब अपन आते हैं इस तरफ, जो बिजनेसमैन ने पैसा बिजनेस को दिया था, क्या उसमें से कोई पैसा हमने बिजनेसमैन को वापस किया? नहीं। जो पैसा था वो हमने बिजनेसमैन को वापस नहीं किया है, बल्कि हमने उसका पैसा, जो पैसा था उसमें से कुछ पैसा बैंक में जाके जमा किया है। इट मीन्स बिजनेसमैन ने जो हमको 1 लाख रुपया दिया था, स्टिल वी हैव टू रिटर्न हिम टू 1 लाख रुपीज। इसका मतलब यह है कि कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं आया, जीरो इफेक्ट। दिस इज द ट्रांजेक्शन इंक्रीज इन वन असेट एंड डिक्रीज इन अनदर असेट विद द सेम अमाउंट। एक आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने बताया था एक ट्रांजेक्शन जिसमें एक असेट आपकी कम हो रही है और दूसरी असेट आपकी कम बढ़ रही है, जबकि कैपिटल साइड या अपन ये कहें कि लायबिलिटी साइड में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। अब इसके बाद आप अपनी इक्वेशन को जब लिखते हैं तो आपकी ये बनती है न्यू इक्वेशन 2 ट्रांजेक्शन के बाद। अब आप देखें कि आपकी जेब में है 30,000 रुपीज, आपके पास बैंक में है 70,000 रुपीज, टोटल आपका 1 लाख रुपीज, एंड कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं आया, स्टिल द वैल्यू ऑफ कैपिटल इज 1 लाख रुपीज। इट मीन्स असेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज। फिर हम लेते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन, बॉट गुड्स फॉर कैश रुपीज 10,000 and on credit rupees 40,000.
40,000। ये आपका नया ट्रांजेक्शन है, हमने गुड्स खरीदा है। अब ऑब्वियस है कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में हम किसी ना किसी चीज को बेचेंगे तो बिजनेस आगे होगा, रन होगा। और बेचने के लिए पहले हमें खरीदना पड़ेगा और खरीदने के लिए हमें ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। अब जो गुड्स आप खरीदते हैं दैट मे बी परचेज फॉर कैश और ऑन क्रेडिट, दोनों हो सकता है। ठीक है, इस ट्रांजेक्शन में मैंने दोनों चीजों को इंक्लूड किया है कि हमने टोटल गुड्स जो खरीदा है उसमें से सर्टेन पार्ट हमने कैश में खरीदा है, मतलब इंस्टेंटली हाथों हाथ हमने उसको पेमेंट किया है, एंड रिमेनिंग जो पार्ट है वो हमने उधार खरीदा है। ठीक है, तो अब जो भी गुड्स हम खरीद रहे हैं अल्टीमेटली दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू मनी इन फ्यूचर। तो वो जब तक मनी में कन्वर्ट नहीं होता है तब तक वो स्टॉक के रूप में हमारे पास हमारी असेट होता है। एनीथिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी और इक्विवेलेंट मनी, और जो हम प्रॉफिट कमाने में यूज कर सकते हैं वो सारी चीजें हमारे लिए क्या होती हैं, असेट होती हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने गुड्स खरीदा है टोटलिटी में 50,000 का, आउट ऑफ दैट 10,000 इज फॉर कैश एंड 40,000 ऑन क्रेडिट। तो 50,000 का जो हमने सामान खरीदा है तो 50,000 का हमारा स्टॉक हमारी क्या होगा, असेट होगा। ठीक है, और उसके बाद उसमें दे रखा है कि उसमें से हमने 10,000 कैश में पे किया है। कैश में पे किया है तो ऑब्वियसली हमारी कैश क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा जो पार्ट है उसमें हमने उधार खरीदा है। उधार खरीदा है इसका मतलब ये कि हमारी कैश या बैंक पर इफेक्ट कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन इन फ्यूचर हमें उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर आएगा जो कि हमारी लायबिलिटी के नाम से दिखाया जाएगा। तो यहां पर अब हमारी एक नई असेट आती है, स्टॉक। तो असेट में एक और नाम बढ़ गया हमारा, स्टॉक। और अब इनकी वैल्यू में अपन देखें क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं। यहां पे कैश मैंने पे किया है 10,000 गुड्स बॉट फॉर कैश, तो ऑब्वियसली मैंने उसको कैश पेमेंट किया तो कैश में से कम हुआ, माइनस कैश। फिर हम देखते हैं कि हमारे ट्रांजेक्शन में बैंक को कहीं इन्वॉल्व नहीं किया गया है। इट मीन्स नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज इन बैंक। मैंने बैंक में जितना रुपया जमा किया था ना तो उसमें से कुछ विड्रॉ किया है ना मैंने उसमें कुछ डिपॉजिट किया है फिलहाल। तो इसका मतलब है कि बैंक में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, जीरो इफेक्ट है। एंड स्टॉक में अगर अपन देखें तो 10,000 मैंने ये कुछ दिया है, खरीदा है, और 40,000 ये प्लस 50,000। अब अगर मैं सिर्फ इतना ही ट्रांजेक्शन कर रहा हूं तो मेरी जो इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड हो रही है। देखो जो नई इक्वेशन आ रही है वो कितनी आ रही है वो अपन चेक करते हैं। ये कैश मेरे पास रह गया 20,000, बैंक में मेरे जमा है 70,000 और 50,000 का मेरे पास अब स्टॉक भी है। ठीक है, 7, 5, 12, 13, 14, 1,40,000 ये मेरे पास टोटल असेट हो चुकी है, जबकि अभी लायबिलिटी साइड में सिर्फ आपको नजर आ रहा है 1 लाख रुपीस, है ना। अब उसमें क्या चेंज हो रहा है वो आपको बता रहा हूं। कैपिटल में कोई चेंज नहीं हो रहा है बिकॉज नथिंग इज रिटर्न और नथिंग इज रिसीव्ड फ्रॉम द बिजनेसमैन और टू द बिजनेसमैन। ना तो हमने इस ट्रांजेक्शन में बिजनेसमैन को कोई पैसा वापस किया है ना उसने हमें कोई एक्स्ट्रा पैसा दिया है। जो भी हमने पैसा यूज किया है वो उसी पैसे में से यूज किया है जो वो ऑलरेडी हमको दे चुका है। ठीक है, उसी पैसे में से हम यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अब यहां देखें कि जो हमने यहां पे 40,000 का गुड्स खरीदा हुआ है उसमें से हमने सिर्फ 10,000 रुपए ही पे किए। व्हाट अबाउट द 40,000? 40,000 वी विल मेक इन फ्यूचर, जिनसे हम उधार सामान खरीदते हैं और जिन्हें हमें फ्यूचर में पे करना है। They are known as creditors and creditors are our liability. Liability means it is an obligation which we have to meet in future. तो यहां पर आपका liability साइड में एक नई liability क्रिएट हो रही है, that is creditors. ठीक है, बिफोर दिस ट्रांजेक्शन आपको सिर्फ बिजनेसमैन का ही पैसा वापस करना था, नहीं, है ना। लेकिन इस ट्रांजेक्शन के बाद अब आपको 40,000 रुपीज क्रेडिटर्स का भी वापस करना पड़ेगा। मतलब ये
कि टोटलिटी में अब आपकी लायबिलिटीज जो है उसमें यू हैव टू रिटर्न 1 लाख टू द ओनर ऑफ द बिजनेस एंड 40,000 टू द क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस, राइट। और इस तरीके से आपकी असेट और लायबिलिटीज क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई। ठीक है, नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट। ये हमारी न्यू इक्वेशन होगी, न्यू इक्वेशन। फोर्थ ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 40,000 for rupees 60,000 on credit। ओके, जहां पर भी रुपीज लिखा हुआ है, रुपीज का मतलब कैश नहीं होता है, रुपीज का मतलब होता है वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, ऑलवेज ऐसा नहीं होता है कि जहां पे मैंने रुपीज लिख दिया है तो इसका मतलब ये कि कैश में ट्रांजेक्शन हो रहा है या कैश वैल्यू लिखी हुई है। दैट इज नॉट द कैश, दैट इज द वर्थ ऑफ द ट्रांजेक्शन, दैट इज एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म। क्योंकि जब तक आप किसी भी ट्रांजेक्शन को मॉनिटरी टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, दैट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बट मॉनिटरी टर्म में एक्सप्रेस करने का मतलब ये नहीं है कि वो मनी में ही है, मतलब कैश में ही है। ठीक है, ये उधार भी हो सकता है लेकिन उसकी कोई वैल्यू तो होगी ही, चाहे उधार हो चाहे नकद। तो जो ये ट्रांजेक्शन है यहां पे, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 40,000 फॉर रुपीज 60,000। ठीक है, अब ऑब्वियस चीज है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप बिजनेस काय के लिए करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। तो आप जितने में खरीदते हैं एग्जैक्टली उतने में नहीं बेचते हैं, क्योंकि अगर आप उतने में ही बेचेंगे तो आप कभी प्रॉफिट अर्न कर ही नहीं सकते हैं, है ना। प्रॉफिट अर्न करने के लिए वी हैव टू सेल इट एट हायर वैल्यू। तो यहां पर भी वही बताया गया है कि जो टोटल गुड्स था आपका 50,000, आउट ऑफ दैट गुड्स ऑफ वर्थ रुपीज 40,000 हैज बीन सोल्ड आउट फॉर रुपीज 60,000। मतलब टोटल 50,000 के सामान में से कोई एक ग्राहक आपको मिला, कोई एक कस्टमर आपको मिला जिसको आपने 40,000 का सामान कितने में बेचा, 60,000 रुपए में बेचा है, ऑन क्रेडिट, नकद नहीं। मतलब यह है कि वो सामान तो ले गया लेकिन पैसा देके नहीं गया। तो इसका इफेक्ट क्या होगा वो बता रहा हूं। सामान आपका कम हो गया कितने का, 40,000 का, क्योंकि आपने जो सामान दिया है वो कितने का था आपके लिए, 40,000। तो आपने सामान में से 40,000 कम किए। ठीक है, आर यू गेटिंग एनी? बैंक चेक आपको मिला नहीं, कैश आपको मिला नहीं। मतलब ये कि इन दोनों पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। वो बंदा आपसे सामान तो लेके गया लेकिन पैसा देके नहीं गया है। तो ना तो कैश में कोई चेंज आएगा ना बैंक में कोई चेंज आएगा, सिर्फ फिलहाल जो चेंज आ रहा है वो स्टॉक में चेंज आ रहा है। ठीक है, अब जो भी आदमी आपसे उधार सामान लेकर जाता है इसका मतलब यह है कि ही विल मेक पेमेंट इन फ्यूचर एंड ही इज कॉल्ड डेटर। जो भी आपसे उधार सामान लेकर जाता है, या अपन ये कहें कि जिनको भी हम उधार सामान बेचते हैं वो कहलाते हैं हमारे डेटर। एंड डेटर्स आर आवर असेट। क्यों? क्योंकि वो इन फ्यूचर हमें पैसा देंगे। द थिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू मनी, और वो मनी हमारे लिए क्या होगी, इन फ्यूचर। ये जो मनी है अभी नहीं, इन फ्यूचर यही मनी होगी, और वो मनी हमारे लिए क्या होगी, असेट होगी। तो अभी वो मनी के रूप में नहीं बल्कि डेटर के रूप में हमारी एक असेट है। तो यहां पर हमारी असेट में एक और नया नाम बढ़ जाएगा, डेटर। ठीक है, अब यहां पर अपन प्लस करेंगे। अब माल आपने 40 का दिया लेकिन वो बंदा आपको कितना पैसा देगा, 60,000। तो आपके डेटर्स कितनी वैल्यू के होंगे, 60,000 के। तो यहां पर आप डेटर्स में प्लस करेंगे 60,000। ओके, अभी तक मैंने लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं लिया है। ठीक है, अभी सिर्फ असेट साइड में चल रहा हूं। अब यहां अगर आप देखते हैं कि सपोज करें लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं आता है तो आपकी लायबिलिटी अभी भी कितने की होगी, 140 की होगी। लेकिन असेट की वैल्यू अगर आप चेक करते हैं तो इट विल बिकम 20,000, 70,000,
10,000 and 60,000. 70, 70, 140, 140, 160. तो आपकी टोटल असेट अब हो गई है 160, जबकि लायबिलिटी कितनी दिख रही है आपको? इफ देयर इज नो चेंज, तो लायबिलिटी इज बीइंग शोन एट 140, मीन्स आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही है। रीजन है, ठीक है, रीजन ये है कि यहां पर जो गुड्स आपका 40,000 का था वो आपने 60,000 में सेल आउट किया है। इट मीन्स यहां पे आपको प्रॉफिट हो रहा है 20,000 का। एंड बिफोर दिस आई हैव एक्सप्लेन यू एनी इनकम is the liability of the business, means any income in the business is liability of the business which will be added to the capital of the businessman. क्योंकि बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा क्यों लगाया है? कमाने के लिए लगाया है। वो कमाई किसने की है? बिजनेस ने की है। अब वो बिजनेस उस कमाई को किसको देगा? बिजनेसमैन को देगा। फॉर हिज रेम्यूनरेशन, फॉर हिज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर वो उसको कंपनसेट करेगा। तो दिस प्रॉफिट विल बी एडेड टू हियर। जो 20,000 का आपको बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है वो कैपिटल में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब अपन आते हैं क्रेडिटर्स पर। इज देयर एनी इफेक्ट ऑन क्रेडिटर? तो मेरे ट्रांजेक्शन में क्रेडिटर का कहीं नाम नहीं है कि हमने उनको पेमेंट दिया है या हमने किसी से उधार खरीदा है। इट मीन्स स्टिल अभी इसमें कोई चेंज नहीं है। और अब आप चेक करेंगे तो ये 120 आपकी कैपिटल और 40,000 आपके क्रेडिटर्स एंड टोटल लायबिलिटी इज 160 एंड 160। दिस इज आवर न्यू इक्वेशन। अब ट्रांजेक्शन नंबर 5, इसमें है रिसीव्ड। पहले मैं लिख रहा हूं पेड टू क्रेडिटर्स रुपीज 39,500 बाय चेक इन फुल सेटलमेंट। व्हाट इज दिस ट्रांजेक्शन? मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ठीक है, वी आर मेकिंग पेमेंट टू अवर क्रेडिटर्स बाय चेक। ठीक है, चूंकि हमें इनको पे करना था तो पे करना पड़ेगा। पे करने के लिए हम उनको चेक दे रहे हैं। चेक मीन्स पेमेंट विल गो थ्रू द बैंक। ओके, अब दूसरी जो चीज है वो ये है कि वी हैव टू मेक पेमेंट। वी हैड टू मेक पेमेंट 40,000 रुपीज, बट वी आर मेकिंग पेमेंट ऑफ रुपीज 39,500 ओनली। ठीक है, इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि नाउ देयर इज नो लेना देना। ठीक है, मतलब ये कि हमने जो आपको पेमेंट किया है दिस इज द फाइनल पेमेंट। अब हमें ना तो आपको कुछ पैसा देना है ना आपसे कोई पैसा लेना है। राइट, मतलब ये कि मेरी लायबिलिटी कंप्लीटली जीरो हो गई। ठीक है, तो फुल पेमेंट में लायबिलिटी आपकी कंप्लीटली जीरो हो गई। मतलब आपकी डेटर जो है वो पूरे 40,000 से क्या हो गए? माइनस हो गए। ठीक है, फुल सेटलमेंट का मतलब नथिंग इज रिमेनिंग, मीन्स पूरी लायबिलिटी आपकी क्या हो गई? जीरो हो गई। जीरो करने के लिए 40,000 में से 40,000 माइनस होना चाहिए। नाउ वी आर कमिंग टू दिस साइड। हमने हाउ मच वी हैव पेड टू देम इन एक्चुअल। इन एक्चुअल हमने कैश पे पेमेंट नहीं किया है, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन कैश। वी हैव पेड थ्रू द चेक। हाउ मच अमाउंट? 39,500। तो बैंक बैलेंस विल रिड्यूस बाय 39,500। ठीक है, what irrespect of other asset there is no change, there is no transaction of purchase or sale of the goods is zero। हमारे डेटर्स ने हमको कोई पेमेंट नहीं किया, मतलब जीरो है। अब यहां पर अगर मैं देखता हूं आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन माय असेट्स आर 20,000 40,500 10,000 and 60,000। ओके,
यहां पर अगर मैं आता हूं तो ये 0 हो गया। अब यहां पर अपन देखें कि यहां अगर आप टोटलिटी में देखेंगे तो यहां पर आपके पास है 20 and 40,500, तो दिस इज 60,500, 70,500, 70,000 के बाद 1,30,000, 1,30,500, ठीक है। ये हमारी ये हमारी टोटल बची है ना। यहां पे अगर अपन देखते हैं तो यहां पे बच रहा है हमारे पास 1,20,000, सॉरी माय मिस्टेक, दिस इज 30, ठीक है। तो इट इज कमिंग 1,20,500 और यहां पर आ रहा है टोटल लायबिलिटी 1,20,000, ठीक है। अब यहां पर इफेक्ट आपको बता रहा हूं कैसा। यहां पे आपके 40,000 कम हुए जबकि प्रैक्टिकली आपने 39,500 का ही पेमेंट किया है। इट मीन्स जो 500 रुपए है 500 रुपीज, दैट इज द कैश डिस्काउंट रिसीव्ड बाय अस। ये कैश डिस्काउंट हमने रिसीव किया है, ठीक है। जहां हमें 40,000 का पेमेंट करना चाहिए था, हमने 39,500 का ही पेमेंट किया है। इट मीन्स वी हैव सेव्ड 500 रुपीज। इट इज अवर इनकम and income are added to the capital or income goes to the capital। तो ये 500 रुपए हमने कमाए हैं, 500 रुपीज जो हमने अर्न किए हैं by making earlier payment will be added to capital and capital will become 1,20,500, ठीक है। और प्लस 0 ये हमारी न्यू इक्वेशन। अब मैं एक और ट्रांजैक्शन ले रहा हूं, ट्रांजैक्शन नंबर 6, रिसीव्ड पेमेंट ऑफ ₹35,000 from debtors by check। ओके, अब यहां पर आपने अपने डेटर से 35,000 का चेक रिसीव किया है पेमेंट में। ये फुल सेटलमेंट नहीं है क्योंकि डिस्काउंट कभी इतना ज्यादा नहीं हो सकता है कि हमें ले लेते 60,000 और हमने 35,000 में ही फुल सेटलमेंट कर दिया। फुल सेटलमेंट जब लिखा हो तो ही आपको यूज करना है, या फिर डिस्काउंट के बारे में लिखा हो तो ही आपको यूज करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। तो वी हैड टू रिसीव 60,000 बट ही इज पेइंग बाय दिस टाइम ओनली 35,000। तो सिंपल सी चीज है कि जितना आपको मिल रहा है उतने का आपको यहां पर इफेक्ट देना है, ठीक है। चेक रिसीव होगा तो ऑब्वियसली दैट विल बी डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मींस बैंक बैलेंस विल इंक्रीज, नॉट कैश बैलेंस, ठीक है। तो इफेक्ट क्या है ट्रांजेक्शन का वो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे। नो इफेक्ट ऑन कैश, दिस 35,000 विल बी एडेड टू बैंक, okay। no effect on stock because nothing is sold or purchased। फिर डेटर्स में क्या इफेक्ट आ रहा है, तो दिस पेमेंट इज गिवन बाय डेटर्स, तो डेटर्स हमारे उतनी अमाउंट के क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। मतलब अगर उन्होंने हमको पेमेंट दे दिया तो वो कम हो जाएंगे, तो डेटर्स में से कम होगा और उतना ही अमाउंट बैंक में प्लस हो जाएगा। व्हाट अबाउट कैपिटल, कैपिटल में कोई चेंज नहीं है क्योंकि कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं है और ना ही यहां पे कोई पैसा विड्रॉ किया गया है या एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट की गई है, ओके। तो अभी आप देखेंगे न्यू इक्वेशन जो आपकी बनेगी, न्यू इक्वेशन में स्टिल कैश आपके पास 20,000 रुपीज,
ये बढ़ के 65,500 रुपीज, फिर 10,000 रुपीज, देन 25,000 rupees, and no effect means still capital is 1,20,500 and liability is 0. यहां पर अगर आप टोटल करेंगे तो what will be the amount? 20, 85, 85 plus 5, 90, 90 plus 20, 110, 110 plus 10 is equal to 125,500 and 125,500. ठीक है. उसके बाद सेवेंथ ट्रांजेक्शन, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹7,000 इन कैश, टेलीफोन बिल स्टिल टू बी पेड ₹5,000. हाँ, यहां पे अपन जो ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है कि हमने 7,000 रुपीज का बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, और टेलीफोन का बिल जो 5,000 है वो स्टिल टू बी पेड, मतलब अभी हमने उसको पे नहीं किया है. बिल आ चुका है बट वी हैव नॉट मेक पेमेंट. ठीक है. तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इक्वेशन? अगर मैंने बिल पे किया है तो ऑब्वियसली कैश और बैंक दोनों में से कोई भी चीज रिड्यूस होगी, क्योंकि या तो आप कैश से पेमेंट करेंगे, कैश पेमेंट करेंगे तो कैश विल रिड्यूस, और अगर चेक से पेमेंट करेंगे तो बैंक बैलेंस विल रिड्यूस. क्वेश्चन में इन्होंने लिखा हुआ है इन कैश, तो मतलब ये है कि मैंने चेक से नहीं कैश से पेमेंट किया है, तो कैश विल डिक्रीज बाय 7,000 रुपीज. तो यहां पर हमने कैश में से माइनस किया, इस पर कोई इफेक्ट नहीं. दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट कंसर्न विद स्टॉक एंड नॉट विद डेटर्स. तो बाकी सब चीजों में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है. एंड 5,000 का जो बिल है वो अभी पे करना बाकी है. पे करना बाकी है मतलब ये मेरी क्या होगी? ऑब्लिगेशन मीन्स लायबिलिटी. तो ये मेरी लायबिलिटी, मतलब इससे पहले मुझे टेलीफोन का बिल पे नहीं करना था, लेकिन बिल आने के बाद मैंने उसको पे नहीं किया है, तो इट इज माई लायबिलिटी कि मुझे इसको पे करना पड़ेगा. तो यहां पर हम एक नई लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. इफ यू रिमेंबर, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब वी हैव एंजॉयड द फैसिलिटी, वी हैव गेट द सर्विसेज बट नॉट वी हैव पेड फॉर दैट. तो चूंकि टेलीफोन का बिल है जो पोस्टपेड है, मतलब ये कि पहले हम टेलीफोन लगाते हैं, खूब बातें करते हैं, उसके बाद हमें उसको पे करना होता है. तो बिल जितनी बातें करी उसके हिसाब से हमारा बिल आ गया. अब उस बिल का पेमेंट हमें करना है, तो बिल आ चुका है लेकिन हमने उसका पेमेंट नहीं किया है. इट मीन्स स्टिल टू बी पेड, वो मेरी लायबिलिटी है. तो यहां पर मैं इसको आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी के नाम पर 5,000 प्लस कर दूंगा. अब अपन आते हैं कि यहां पर 7,000 का इफेक्ट आया, यहां पे 5,000 का इफेक्ट आया, यहां पे माइनस में है और यहां पर प्लस में है. ठीक है. बट अब अपन देखते हैं कि इसके बाकी इफेक्ट क्या है, क्योंकि अभी मेरी इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही है. पहले ये दोनों इक्वल थी, मैंने यहां पे 5,000 प्लस किया, तो इसका मतलब ये है कि यहां पे 5,000 प्लस हो गए. राइट. यहां पे मैंने 7,000 माइनस किया, इसका मतलब कि असेट कम हो गई जबकि लायबिलिटी क्या हो गई है? बढ़ गई है. इट मींस ये बैलेंस नहीं हो रहे हैं. ठीक है. तो बैलेंस कैसे होंगे वो आपको बता रहा हूं कि जो 7,000 आपने पे कर चुके हैं इट इज एक्सपेंस, और जो 5,000 आपको पे करने हैं इट इज ऑल्सो एक्सपेंस. एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जब इनकम जो होती है वो कैपिटल में ऐड होती है तो एक्सपेंसेस जो होते हैं वो अल्टीमेटली बिकम लॉसेस, एंड लॉसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल. तो यहां पर जो 7,000 का ये एक्सपेंस है और 5,000 का ये एक्सपेंस है, मतलब टोटल एक्सपेंस है 12,000 का, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल. तो यहां से मैं इसको माइनस करूंगा 12,000 एंड नो इफेक्ट ऑन क्रेडिटर्स. अब मैं मेरी इक्वेशन को चेक करूंगा कि मेरा बैलेंस बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है. इट इज 13,000. It is 65,500
it is 10,000 and it is 25,000. What is the total of asset? 5 plus 3, 8. Sorry. 5, 0, 0, 5, 8, and 2 plus 1, 3, 3 and 6, 9, 9 plus 1, 10. 108,500. I think so. चेक कर लेंगे फिर से. This is 0, 0, 5, 8, 0, 1. 10851 और प्लस 5,000. 1,13,500. ये मेरी टोटल असेट और ये मेरी टोटल लायबिलिटीज 1,13,500. इन दिस वे मेरी इक्वेशन. ठीक है. अब इसके बाद इसमें और भी ट्रांजेक्शन कंटिन्यू होते जाएंगे और इस तरीके से हर ट्रांजेक्शन के बाद मेरी इक्वेशन जो है वो बैलेंस होती जाएगी. दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशन एंड हाउ द इक्वेशन इज बीइंग बैलेंस्ड. ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए इसको समझाया. आई थिंक सो कि काफी कुछ आपको इसमें क्लियर हुआ होगा. नाउ यू हैव टू solve the example. First you go through the examples, then you can go through the unsolved questions. ठीक है. और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता, यू आर फ्री टू आस्क मी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है. जब तक आपको समझ में नहीं आएगी तब तक आपको इसमें मजा नहीं आएगा. और समझने के लिए आपको थोड़ा सा सिंसियर होना पड़ेगा, आपके माइंड का यूज करना पड़ेगा. थ्योरी में है कि आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको रट लेते हैं, बट न्यूमेरिकल्स कैन नॉट बी लर्न. ठीक है. तो इसलिए आपको इसको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हाउ दे मूव. ओके. फिर मैं आपको वापस कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगा.